भाई ये सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेनेज आई थी इस स्टोरी से और इस हीलिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा। ये वाला केस कहाँ का है? ये बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गांव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और कुछ नहीं। दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया जहान की। भाई वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है दूर ते ये मूसे वाले का गांव वही है ना, वो उस जो एरिया ना टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका है साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ, तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे जिनकी ये स्टोरीज मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई, और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे, और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में, तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल, वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिज़नेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया, काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला, बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ, बिल्कुल परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ, उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ, वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई, एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया, क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से, जैसे कुलधरा वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकल। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है।
तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात, कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को, ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई, हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ, फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया, जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी 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 छी, तो उनको लग गया कोई चीज़ मतलब कुछ, और बंदा भी हो यार इस टाइम पे क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा है मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा, कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना, आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठिया गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो। बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 2-3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा। ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है ये, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला साला मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते था कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहना 5-6 बार ऐसा हुआ।
उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से। तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की। कहता भाई मेरी फट गई हंसने की आवाज आई ना। कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया। कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इत्थे पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला और तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे च कोई हैगा साला। वो कहता यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती है ये, या ये क्या क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स मिमिक इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह तो से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया। प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई के सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर च दिक्कत हैगी है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है। और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर बीच वाला जो। कहना मेरे को क्यों हो रहा फिर? कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब है, कहना उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है? हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। ये उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया, उसको जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ। एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मैनू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सएवर।
तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे, अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ये चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है, वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो का रही। सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला गोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती, कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की, कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर, फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे हैं कि आवाज़ आया, अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो, फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने दूसरे भाई को बोला उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है, कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे, वो जो परेशान हो अब एक साथ आ, हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई, अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया, कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले भाई। उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला लिया, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई, वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से, अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ, और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर वो रही लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना, तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है ऊपर।
लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों। अब पूरा दिख रहा है। प्रॉपर लड़का दिखाना, जैसे एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ, कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आ रहा है उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो और वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली ये नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या, कहते मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ, और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा हुआ घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब
जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज ही हुआ है कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके, कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ, बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से। हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का भाई साहब, मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ, इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले। कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया, और डॉग भी कोई आम डॉग आप इमेजिन करोगे, वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिख रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डीएटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ना उसी तरीके का जवाब होता है भाई। मतलब इस कुछ साधनाएं ऐसी हैं ना जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादा मतलब यार जैसी साधना मतलब सबसे टॉप की चीज़ है, टॉप की भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली गोस्ट के लिए, हाँ प्रेतों के लिए की जाती है भाई।
अब हनुमान साधना है ना, आप बैठे हो पुष्टि कर सकते हो। काल भैरव किसी की भी, हम कोई मेरे पास आगे बैठा है तो उसके लिए आगे पीछे का बताना भी किस चीज़ से ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से करते हैं हनुमान शास्त्री जी। जी हाँ, वो अर्जी अलग अलग तरह के ना कम्युनिकेशन, अब क्लेयरवॉयंट है, अब अलग अलग तरह के साइकिक मीडियम्स के पास, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी वाला सिस्टम करते हैं ना। हनुमान जी एक सिद्धि है, सात्विक हनुमान जी, एक करण पिशाचनी है भाई, वो भी एक सिद्धि है। अब मैं कुछ वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, अब मैं कुछ लोगों को पता है सच्चाई क्या है। करण पिशाचनी बैठती है कान के पास भाई, वो भी बताती है सारा कुछ। अब लोग ना भोग खा रहे हैं देव का बोल के, और है उनके पास करण पिशाचनी, कईयों के पास है, शरेआम दिखता है भाई। आप मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ ना, सबसे पहले जब मैं आया था इस लाइन में, डॉक्टर मनमीत कुमार है भाई। अब वो बता रहे थे टीवी पे, कहते हैं मैं एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु को देख रही हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु, उसको देख रही हूँ, और वो बंदा एक मतलब प्रॉपर भोकाल छेड़ा हुआ है कि मेरे पास ये साधना है। कहती शरेआम पता चल रहा है उसके पास करण पिशाचनी है यार बंदे के पास। अच्छा। और बहुत बड़ा गुरु है भाई, मैं आपको नाम लूंगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ऑफ कैमरा बता। उसके पास डार्क एंटिटी है, और वो है सारा कनेक्टेड, वही मतलब डार्क वेब से ही कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी, इंडिया में इल्यूमिनाटी यही है भाई, इंडिया की इल्यूमिनाटी करण पिशाचनी है। इंडिया में बाहर वाला इल्यूमिनाटी नहीं आएगा। है क्या ये सारा, ये मटेरियल पोजेशंस ही तो देती हैं ये चीज़ें हमें। करण पिशाचनी हमारे सपने ही तो पूरे करिए, उड़ पटांग जो मर्जी मांगो मिलेगा आपको। पर भाई ये सोल बाउंडेशन ही तो हो रही है। उस बाबा को नहीं पता कि वो कहाँ घुस रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल गुरु की। इसीलिए ना कुछ काल भैरव ऐसी है जो दोनों तरफ की समझ रहे हो, तामसिक भी और सात्विक भी। कुछ लोग काल भैरव उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं सात्विक चीज़ों के लिए। काल भैरव ऐसे एक ऐसी डीएटी है जिनसे आप दोनों तरफ के काम करवा सकते हो भाई। डीएटी सिद्ध कर ली ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो भाई, कुछ भी गलत काम भी करवा सकते हो, बट वो आपका कर्मा खराब हो रहा है उससे। डीएटी आपको मना नहीं करेगी, जो भी बोलोगे वो करेगी। लोग वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा, कुछ गलत करा रहे हो भाई, लोग भैरव से बड़ा कुछ गलत करवा रहे हैं, काली माता से बुरे हाल गंदे काम करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल करवाते हैं लोग यार। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप क्या करवा रहे हो। डीएटी अगर आपने उसको संकल्प कर लिया, अब लोग संकल्प है यार, एक होती है पूजा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, भगवान को कहना भाई तू ही तू है, वो सबसे प्योर चीज़ है, सबसे शानदार चीज़ है जो हमारी माएँ करती हैं। एक होती है सिद्धि, कि भाई भगवान के आगे लठ लेके खड़े हो गए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तेरी, मेरे को फल दे दियो। तो उसमें क्या है, भगवान फल तो देगा, वो दयालु है भाई, बट वो आपका कार्मिक रैकेट सारा खराब हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। तो भगवान नहीं मना करेगा, डीएटी आपने जो अपने पास बुला ली वो मना नहीं करेगी आपको, कुछ भी करवाओ उससे। बट ये हमारी विजडम है, हम उससे क्या यूज़ ले रहे हैं भाई, दैट्स और इनका भाई ये क्यों कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 बजे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो 3 का क्या सीन है? जाने का टाइम होता है ना भाई, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाने का टाइम होता है। तब क्या होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो लॉर्ड शिवा सारा कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन काल भैरव शिवा का ही रूप है बेशक, बट उसके बाद भाई ये चीज़ें सब वैनिश हो जाती हैं। और अब आयो, आप आयो, विजिट पे आयो, खाना खाने आयो, अब पता है यार मैंने 3:30 बजे मेरा डेडलाइन है, मेरे ऑफिस जाना है, 3:20 तक आपको कुछ मिला ही नहीं खाने को, आप ना जाते जाते कुछ ना कुछ लपेट के जरूर जाओगे भाई, एक आधी पैटी उठा लूँ मैं, समझ रहे हो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही इनका होता है 3 बजे 3:30 बजे पीक होता है कि किसी ना किसी की माँ बहन करके जाएंगे भाई। क्योंकि 4 बजे के बाद भाई, जैसे ही 4 बजे के बाद एनलाइटेंड टाइम हो जाता है ना भाई, भगवान का टाइम है वो। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखोगे ना आप सुबह, उससे एग्जैक्ट पहले पोजेशंस होते ही उससे एग्जैक्ट पहले हैं, जिसके लोगों की आँख खुलती है एकदम 3 बजे ही खुलेगी, देखना या आप आजमा के देख लेना। 3-3:30 बजे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज होती हैं हवा मंडल में। पर हमेशा ऐसा थोड़ी, जैसे किसी की खुल गई तो नॉर्मली खुल भी नॉर्मली जाती है, नहीं, रेपिटेशन में। अब मेरे पास एक केस चल रहा है, उसकी रोज पूरे आँख खुलती है ना, जैसे ही देखता 3:11 होते हैं भाई, इतना प्रिसाइजली कैसे हो सकता है। अच्छा, जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा घिरा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे खुलेगी इस टाइम पे हाँ, वो सेम टाइम पे आँख क्योंकि अक्सर तो खुल जाती है किसी ना किसी की, ये थोड़ी होगा कि कोई दिक्कत आ गई है कुछ। हाँ बिल्कुल, रेपिटेशन में कह रहा हूँ मैं। तो जैसे आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, जैसे वन ऑफ द बहुत ही प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, अगर आपने सुना है, तो उनकी स्टेटमेंट थी एक कि आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता, और ये जो हेल हेवन है ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं ताकि लोग अच्छे कर्म करें। अगर हम बोलेंगे कि तुम गंदे काम करोगे तुम हेल में जाओगे, मतलब ऐसा उनका कहना है। मतलब मैं आपकी नॉलेज को डाउट नहीं कर रहा, बट आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, अगर जैसे इतने पॉपुलर लोग ऐसे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? देखिए, हम जितना भी कुछ है, हम तो अपने ग्रंथों में जो लिखा है हम तो उसको ही सत्य मानते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। तो गरुड़ पुराण के अंदर हर एक स्टेज के बारे में लिखा हुआ है कि आप जब मरते हो तब आपकी आत्मा कहाँ जाती है,
फिर वो कौन कौन से रास्तों से गुज़रती है, फिर उनको क्या क्या कर्म मिलते हैं करने के लिए, और उनको कैसी कैसी प्रताड़नाओं से निकलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। तो हम तो अपने ग्रंथों को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा जो हमने आज तक पढ़ा है और सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें हमारे ग्रंथों द्वारा प्राप्त हुई हैं, हमारे पुराणों द्वारा प्राप्त हुई हैं, वेदों द्वारा प्राप्त हुई हैं, उस पर आकर कहीं ना कहीं साइंस भी नतमस्तक हो जाती है। साइंस भी ये कहती है कि हाँ, ये बात इनकी लिखी हुई सत्य थी। और एक नहीं है, हज़ारों प्रमाण अब ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ, साइंस के ऊपर भी एक साइंस है, जिसे हमारे सनातन धर्म ने लाखों साल पहले निकाल लिया और उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो आप प्रश्न कह रहे हैं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और उन्हें ये लगता है कि भाई सही में आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता। अगर आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता तो इतनी सारी रीबर्थ्स की कहानियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है कि हम मर गए थे, हमें कोई ले गया था और हम वहाँ गए थे, फिर वो हुआ कि नहीं ये नहीं थे, वापस आ गए और वापस जीवित हुए, तो उन्होंने वही विवरण दिया जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि ऐसे जीव आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बंध के ले जाते हैं, ऐसा आपको वो रास्ता मिलता है, वहाँ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमाणित हुई हैं। नहीं मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं तो चाह रहा था आपका क्या टेक है, मुझे ये सुनना था बेसिकली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा जन्म होता के है। बाद नहीं, मैंने तो आपके जो आपके साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स का भी यही सेम व्यू होगा, कि तो आप मैंने क्या उस चीज़ सोचते को हैं? क्लियर किया है। मेरा ऐसा सोचना है कि जन्म के बाद एक और दुनिया है, और वो दुनिया जो है उसके बारे में हम किसी भी चीज़ को प्रमाणित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ केवल और केवल अनुभव से ही प्राप्त होती है। आप अगर जन्म के मृत्यु के बाद अगर ये कहे कि भाई मृत्यु के बाद इंसान जो है वो भूत योनि में नहीं जाता, प्रेत योनि में नहीं जाता, तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी बाधाएं आई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर सहा है, अनुभव किया है। तो वो क्या था, वो कैसे हो गया, वो चीज़ उनके साथ कहाँ से आ गई? और रीज़न जब ढूंढा जाता है तो रीज़न वही निकलते हैं जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों के अंदर लिखे होते हैं कि ये कर्म करा होगा, तभी ये चीज़ आपके साथ में आ गई है। मैम वैसे अगर कोई जैसे अभी हम घूमने गए थे बाहर, तो अभी हम वहाँ पर हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करी जाए तो क्या इन पे इफेक्ट करेगा क्या, सिंस वो हमारा धर्म फॉलो नहीं करते, उनके अपने धर्म और कल्चर चल रहे हैं? उनके अपने तरह की रेमेडीज़ होती हैं, वो अपने तरह की रेमेडीज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जानकर उनकी हमने कुंडली बना फिर दी वो और हमारी चीज़ें फॉलो उनको करना चाहिए ना, वो हमारी चीज़ें फॉलो करेंगे तब वो चीज़ उनको लगेगी। अगर कोई उनके ग्रह बाय चांस खराब निकले या नक्षत्र कुछ भी खराब निकला और उनको हमने सो एंड सो रेमेडी दे दी, उन्होंने कर भी ली, बट वो हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते या हमारा धर्म, तो वो चीज़ उनको नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। उनको हमारी कुछ चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमने कोई रेमेडी दी है कि आपको 21 दिन ये कार्य करना है, तो 21 दिन के उस कार्य को करने के लिए आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आपने पूर्वार्ध में वो चीज़ ना करी हो। आप बहुत मांस भी खा रहे हो, आप अंडा भी खा रहे हो, आप शराब भी पी रहे हो, आपने बहुत गंदे कर्म भी करे हैं, लेकिन अगर आप वो रेमेडी करने जा रहे हो तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पहले एक टाइम का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा अपने उन कर्मों को लेकर। हम भी तो करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमसे भी जाने अनजाने में बहुत सारे अनेकों पाप हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये व्रत वाला जो नियम बना था या कॉन्सेप्ट बना था व्रत का, ये कोई मनोकामना सिद्धियों के लिए थोड़े ना बना था कि ये व्रत रखोगे तो ये मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, ये व्रत रखोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगा, ये व्रत रखोगे तुम्हारी ये चीज़। ये तो समय के साथ चीज़ें बदलने लग गई, और हम ही लोग कह देते हैं अच्छा एकादशी व्रत रख लो, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगा। हाँ। ये एक तरीके से पश्चाताप के लिए तिथियां दी गई थी कि हम ना चाहते हुए भी अपने मन वचन कर्म से कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई गलत अरेस्ट कर ही देते हैं। उसके लिए अगर हम एकादशी व्रत कर लेते हैं तो हमारे उन पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सपोज़ करिए अगर हमारे पाप की क्वांटिटी 40% है, एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पाप की जो क्वांटिटी है वो 40% है,
तो एकादशी का व्रत रखने से आप वो 40% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप द्वादशी का व्रत रखोगे तो आप 30% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप पूर्णिमा का व्रत रखोगे तो आप 60% पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हो तो मंगल ग्रह तो आपका बाद में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बाद की बात है। अगर आप मंगलवार को सपोज करिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम आप मना करते हो मंगलवार को नाखून मत काटो, मैम आप मना करते हो कि मंगलवार के दिन आप जो है दाढ़ी मत बनाओ। अगर हमने कर लिया, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, ये कर लिया वो कर लिया, तो क्या करें? तो ये समस्या तो हमारे बुजुर्गों को भी आती थी, हमारे पुराने लोगों को भी आती थी। उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने एक तिथि, एक वार निश्चित कर रखा था कि ये 7 बार का ये व्रत उठा लेंगे, 7 बार ये व्रत कर लेंगे तो हमारा ये जो पाप है इसका पश्चाताप हो जाएगा। सनातन धर्म के अंदर किसी को भूखा रखना, किसी को प्यासा रखना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कृत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर 10 चीज़ों को जोड़कर तब करने के लिए कहा गया है। उसके अंदर ये भी एक चीज़ जोड़ी है कि आपने जो भी पूर्वार्ध के अंदर कर्म करे हैं उनका आप पश्चाताप करिए ही करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी ये 4 माह का पक्ष जो चालू होगा, ये ऐसे 4 माह आते हैं जिसमें पश्चाताप करने के लिए विविध तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। और ये प्रमुख 4 महीने होते हैं, जब देव सो रहे होते हैं तब ये 4 प्रमुख मंत्र होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीक़ों से अपने करे हुए साल भर के, पिछले साल भर के जितने भी जाने में किया, अनजाने में किया, सोच कर किया, कह कर किया, गुस्से में आके किसी को गाली बक दी, कोई ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी के बगल में से निकल गया तो आपने उसको कुछ बुरा कह दिया, कैसे भी मन वचन कर्म से आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, तो आपने उस पश्चाताप को करके, कोई चीज़ त्याग के, किसी चीज़ का संकल्प लेके, कोई चीज़ आपने ये सोची कि मैं ये पाठ करूँगा तो नियम करना पड़ेगा, नियम करेंगे तो अपने आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने ही जीवन की। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा होती है, तो हम हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर हम उनका अभिषेक वगैरह करते हैं और दर्शन वर्शन करके हम 5 दिन वहीं रहते हैं। हमारा एक अपना विधि है, हम उसी से उनका पूजन करके वापस उनको अपने यहाँ पुनः लाकर स्थापित करते हैं। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ़्लाइट का कुछ टाइम बाकी था। तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए और फिर जब आपको जाना होगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपको टैक्सी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है। हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पे ही जगन्नाथ जी की बड़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई, दिया जल रहा, धूप बत्ती जल रही, तो हमें लगा सही में वैष्णवी होगा, भगवान बैठा रखे हैं, सब कुछ शुद्धता के साथ होगा। हमने उनको जाकर बोला भैया वैष्णव है ना? बोले हाँ बिल्कुल वैष्णव। भैया बिल्कुल सात्विक है? बिल्कुल सात्विक है। भैया कोई प्याज लहसुन वाला काम भी नहीं है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको खाना मिलेगा। ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। हमारे जस्ट बगल में एक कपल बैठा हुआ था, उसका व्रत था, तो उन्होंने बोला कि हमारा भी व्रत है, आप आराम से, क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, तो उनको ऐसा लगा हम परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप बैठ जाइए, हमारा भी व्रत है, हम भी इसीलिए यहाँ खाना खाने आए कि यहाँ पे सात्विक खाना मिलता है। हमने कहा ठीक है, हम बैठ गए। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। हमारे खाने आने में थोड़ा सा समय था, हम लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पहले सर्व हो गया और वो जो कपल था उनका खाना सर्व हो गया। वो बिरयानी जब वो खाने लगे तो सामने हमारे बिल्कुल आफताब बैठा हुआ था, तो आफताब ने देखा और बोला मैम उठो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम आप यहाँ से चलो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। तो इसके सर थोड़ा सा गुस्से, क्यों मैम को कहाँ लेके जाना है तुझे? मैम चलो कर रहे हो, क्या हो गया? बोले सर मैम को ले जाओ यहाँ से। तो ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें शून्य में ला कर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए।
सब जने रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। गलती से ही सही, लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो गया। खैर चलिए, वहाँ एक दो जनों को बोला, वहाँ के जो मेन वो थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, यहाँ तो ये सब कॉमन है, यहाँ तो जनेऊ बदल लेते हैं और फिर वापस से वो कर लेते हैं। तो आपके भी पंडितों को बोल दीजिए, मतलब घर के उनको बोल दीजिए मेल्स को कि जनेऊ बदल लेंगे अपना, और गंगा जल वगैरह आप ले लीजिएगा। और अंदर से आत्मा नहीं मानी। आप विश्वास करिए, पानी का एक घूंट हमारे घर में अगर एक छोटा बच्चा भी था ना, तो उसके भी गले से नहीं उतरा। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना, और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। पर आपने तो कुछ खाया भी नहीं था, तो हमारे सिर्फ लिए बैठने से क्या हमारे लिए तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। मैम वैसे देखा जाए, आप हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग हैं जो ठीक है ड्रिंक भी कर रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, वो बेटा वो अब जैसे आपको मैं वहीं का बताती हूँ ना, जैसे उन्होंने बोला कि उनके लिए वो चीज़ कॉमन है, वो उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हम जिस चीज़ को मानते आए, हमारा जो अपना कल्चर है, हमने जिस चीज़ को जीवन भर माना है, हम अपने ठाकुर जी को जिस तरह का भोग देते हैं हम वही भोग खाते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर देवी को प्रसाद ही इसी चीज़ का चढ़ता है और लोग उसको प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। बहुत सारी जगह देवी को मांस चढ़ाया जाता है और उसके बाद में वही खाया भी जाता है। तो देखिए, हर जगह का अपना अपना एक कल्चर है। हमने जहाँ जन्म लिया, हम जिस घर में आए, हमें जिस तरह के बचपन से जो संस्कार मिले, हमने जिस चीज़ को फॉलो किया है, हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम किसी दूसरे के घर का नमक तक नहीं खाते। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अगर अपनी मम्मी के घर जाकर भी खाना खाती हूँ ना, तो मैं उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को उनके घर का नमक का कर्जा भी नहीं चढ़ाना, जबकि मैं तो उसी घर की बिटिया हूँ। वो तो मेरे घर आके नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मैं भी उनके घर जाकर नहीं चढ़ाऊंगी। तो हमारे यहाँ अपने पूजा पाठ के कुछ नियम हैं जो हमारे यहाँ बंधे हुए हैं। ये आपको अपने पूर्वजों से मिलता जाता है। हर घर का अपना एक ट्रेंड है, अपने हर घर का अपना एक नियम होता है। अब हमारे यहाँ शादी ब्याहों के नियम अलग हैं, आपके यहाँ बिल्कुल अलग होंगे। है तो हम भी सनातनी, आप भी सनातनी, पर हर इंसान अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। तो जब फॉरेनर्स को भी हम ऐसी कोई रेमेडीज़ बताते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड तक आपको शुद्धिकरण और पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आप उस रिचुअल के लिए रेडी हैं तो आप ये हमारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और आप ये कर्म कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आपको पता है कि हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, हम तो नहीं खाएंगे ऐसी चीज़ें, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास, आप फॉरेन में कहाँ जा रहे हैं, आप इंडिया में ही देखिए ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम तो वेजिटेरियन हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जिम जाना होता है, हमें अपनी डाइट को उसी तरीके का रखना होता है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम प्योर वेजिटेरियन हो जाएं। हम बाहर का कुछ ना खाएं, हम बाहर का पानी भी ना पिएं, हम बाहर का जूस भी ना पिएं, तो हमारे लिए तो बड़ा टफ है। तो ऐसी कंडीशन में आप बीच का रास्ता निकालिए। बहुत फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, बहुत फ्लेक्सिबल। उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा तरीका भी होता है। आपकी चीज़ें, आपका कृत आपके बिहाफ पर कोई दूसरा कर रहा होता है और आपको उसके नियमित उस व्यक्ति को जो भी उसका उतना खाना पीना रहना सोना जागना जो भी है, आपके ही उसके हिसाब से वो चलेगा। आपको उसका भुगतान करना होता है और कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। अगर कोई खा रहा तो उसका भुगतान वो भरेगा, पश्चाताप तो करेगा ही उसके नाम का, करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये जो 4 वर्ग बनाए गए थे हमारे यहाँ, इनके अलग अलग कर्म रखे गए थे, जिसमें ब्राह्मणों का यही कर्म रखा गया था कि दूसरों के कृत को उतारने के लिए ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ से, अपने वेद मंत्रों से, अपनी चीज़ों से उस चीज़ को हटाने का कार्य करेगा। पर एट द एंड उसी इंसान को नहीं करना पड़ेगा कि भाई वो नहीं, करेगा तभी? नहीं, वो करेगा। वो अपना सब कुछ जो है, अपना भार जो है, वो ब्राह्मण को दे रहा है ना, और संकल्प दे रहा है कि अब ये मैं तो नहीं कर सकता। अब सपोज करिए हमारे यहाँ पर ऐसा बोला गया है, महामृत्युंजय जाप करने से
आई हुई बड़ी से बड़ी मृत्यु का काल भी टल जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में एक कहानी भी है कि जो है महामृत्युंजय करा था जाप तो जीवन बच गया था, है ना। संजीवनी बूटी, उसी से निकलता है एक मृत संजीवनी मंत्र, एक मृत संजीवनी क्रिया भी होती है। वो ऐसी अवस्था में की जाती है जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब इसके पास 24 घंटे बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम से वो क्रिया या वो मंत्र का जाप करके उसको बचाने के लिए ब्राह्मण जो है अपना पुण्य पूरा का पूरा अर्पित करता है। ठीक, ऐसी ही चीज़ के अंदर अब जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो आईसीयू में है या जो वेंटिलेटर पे पड़ा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? आप उसको कौन सी मेडिसिन है जो दे देंगे जिसके अंदर किसी पशु का या किसी पक्षी का या किसी जीव का चर्म नहीं होगा, रक्त नहीं होगा? कितनी मेडिसिन ऐसी हैं। चलिए आज तो मैं नॉर्मल हूँ, टच भगवान की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आज आप मुझे कहिए कि मैम आप ये मेडिसिन खाएंगे, मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसको हमको सही करना है तो हमें उसको फिश ऑयल देना ही पड़ता है ना। तो फिश ऑयल के अगर कोई कैप्सूल मैं किसी को बीमार व्यक्ति को दे रही हूँ तो मैं उससे कैसे ये कह सकती हूँ कि ये आप पाप के अंतर्गत कर रहे हो ये कार्य, अब आपकी पूजा नहीं हो सकती या आप ये रेमेडी नहीं कर सकते। वो अपना कृत, अपना भार जो है वो ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण जो है नियम संयम के साथ अपना भी करता है और उसका भी करता है। मतलब उसके भी पापों का पश्चाताप करेगा, उसके भी कर्मों का पश्चाताप करेगा, और चूंकि वो जो कर्म है वो अपने ऊपर ले रहा है, अपने लिए भी करेगा। आप कभी बहुत डेप्थ में इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप किसी कर्मकांडी पंडित को कभी, ब्राह्मण को कभी बैठाइएगा अपने पॉडकास्ट में और उससे पूछिएगा, वो आपको अच्छी से ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अंदर जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या रखी गई है ना, जो सुबह के पाठ होते हैं, जो संध्या वंदन होती है, जो गायत्री जाप होते हैं, जो नियम से उनको पाठ करना जो उनके गुरुओं द्वारा बताया गया है, जो उनकी एक शैली है कि आपको ये सुबह करना होगा, उसके बाद ये पाठ करना होगा, इसके नियमित आपको इतने जाप करने होंगे, फिर आपको शाम को ये संध्या वंदन करना होगा, आपको जनेऊ हमेशा पहन के रहना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का परित्याग कर देना पड़ेगा, आपको छुट्टियाँ रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाना होगा, जिनको आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। उसका कारण क्या है कि वो अपने आप के अंदर वो चीज़ अर्जित कर लेते हैं कि वो किसी दूसरे को अगर उसका पाप उतारने के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो अपना भी पश्चाताप करते जा रहे हैं साथ के साथ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।